करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो जो ये चैप्टर है इसको ऑलरेडी मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन हिंदी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी तो आप जाके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहां से उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन वीडियो का। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इनसाइड क्वेश्चंस की इस चैप्टर के। तो इंपॉर्टेंट इनसाइड क्वेश्चंस में क्या क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा इन ब्रीफ अभी पहले बताना चाहूंगी। इंपॉर्टेंट इनसाइड क्वेश्चंस में मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपकी एक्सरसाइजेस से लिए गए हैं। एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आ सकते हैं। साथ में कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं क्लास 6 के आपसे पहले वाले बच्चों की, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। और साथ में कुछ क्वेश्चंस मेरे खुद के सेल्फ मेड हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो क्वेश्चन जो कि मुझे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर से इंपॉर्टेंट लगे। तो ये सारे 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस वीडियो की आप कह सकते हो वीडियो आउटलाइन है, इसमें आपको पता चल रहा होगा क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ऊपर मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि यहाँ से इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रही हूँ, कौन सी जगहों से मैंने आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ किस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे होंगे इस वीडियो में। हम लोग देख रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वी विल आल्सो बी सीइंग ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, हम गिव रीजंस देखेंगे और फिर हम लास्टली क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इन चारों चीजों के अलावा मैंने आप लोगों के लिए वीडियो में छोटा सा होमवर्क भी रखा है। होमवर्क आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। होमवर्क बहुत छोटा सा, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जो वो 3 क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए उन क्वेश्चंस को अलग से इंक्लूड किया है ताकि थोड़ा सा आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी पता चल पाए, आप खुद को टेस्ट कर पाओ कि आपको ये चैप्टर कितना अच्छे से आता है। इसलिए मैंने ये होमवर्क क्वेश्चंस को रखा है। अब जो होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, आई वुड से आप उनको टाइप करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे टाइप करके सेंड कर सकते हैं एंड मैं आपको चेक करके उसमें क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक से। आपकी स्क्रीन पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अगर आपको इन सब के आंसर्स आते हैं, इफ यू वांट, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं कहीं पे, और नहीं तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही बताने के लिए। सो अज्यूमिंग कि आपको अगर आते हैं तो आप लिख चुके हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर्स। The first question says the earliest kingdom that arose in Mesopotamia was, मेसोपोटामिया में जो earliest kingdom arose हुआ वो क्या था, उसका नाम क्या था? It was Sumer, ठीक है। Now second question is the land between the river Dash and river Dash is called the cradle of civilization। तो यहाँ पे आंसर होगा, एक रिवर होगी आपकी रिवर टिग्रिस एंड अनदर विल बी रिवर यूफ्रेट्स। तो जो स्पेलिंग्स हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि 1 वर्ड्स में आते हैं ये, और अगर आपने स्पेलिंग ही गलत लिख दी टिग्रिस या फिर यूफ्रेट्स रिवर्स की, आपको मार्क्स फिर नहीं मिल रहे होंगे। इसलिए आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है दोनों ही रिवर के नेम्स का, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है। अब जस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम एक लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, उसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है और वो लैंड टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के बीच में होती है। उस लैंड को हम बोलते क्या हैं? क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, तो उसको एक अनदर नेम है, उसका एक्चुअल नेम है मेसोपोटामिया, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस लाइन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा, नहीं देखा तो जाके जरूर से देखिएगा आप उसको। Now let's come to the third question which is Dash was a priestess in Akkad। अक्काड में एक प्रीस्टेस का नाम दिया गया आपकी बुक में जो कि अक्काड में थी। उनका नाम लिखना है आपको। तो हर नेम वॉज, यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी एनहेदवाना। एनहेदवाना वॉज अ प्रीस्टेस इन अक्काड। ऑल्सो शी इज द अर्लीस्ट पोएट एंड ऑथर इन द वर्ल्ड टू बी नोन बाय नेम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये एक बार एग्जाम में आया भी है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है। इनकी जो स्पेलिंग है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। Now let's come to the last fill in the blank question which is the Mesopotamians wrote from dash to dash। Mesopotamians जो लिखते थे यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में उसका डायरेक्शन क्या था? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप। तो उनका मेसोपोटामियन जिस तरह से लिखते थे उसका डायरेक्शन था राइट टू लेफ्ट। ये हो गया आपका लास्ट आंसर, राइट टू लेफ्ट। नाउ लेट्स कम टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स। अब हम बात करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स की। सबसे पहला जो आपकी स्क्रीन पर है दैट इज अ प्लेस और रीजन वेयर पीपल लिव्ड टुगेदर इज नोन एज जिगुरत। एक ऐसा जगह या फिर एक ऐसा रीजन जहां पर लोग रहा करते थे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लिव्ड रहते थे, अभी नहीं है वहां पे, उसको हम क्या कहते हैं? जिगुरत। क्या उसको हम जिगुरत कहते हैं? इफ यस, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम हियर टू टेल यू द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली false।
ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जिगुरत उसको नहीं कहते हैं। जो ये सेंटेंस है, इट इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द डेफिनेशंस व्हिच वाज अ प्लेस और रीजन वेयर पीपल लिव्ड टुगेदर। उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे मेरे को बताना है। उस प्लेस को हम जिगुरत नहीं बोलते हैं, बल्कि हम उसको बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ पे सही आंसर, इज नोन एज सेटलमेंट। फिर जिगुरत किसको कहते हैं, जिगुरत इज अ टावर। ठीक है, ये वो एक ऐसा टावर होता है, टावर के वो एक टावर होता है जिसके ऊपर टेम्पल होता है व्हिच इज डेडिकेटेड टू द पेट्रन गॉड ऑफ द सिटी व्हिच यूज्ड टू बी। ठीक है, वो मेसोपोटामियंस के समय में एक जिगुरत एक टावर होता था जिसके ऊपर एक टेम्पल होता था जिसमें प्रीस्ट वगैरह उसमें सेरेमनीज परफॉर्म करते थे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सेकंड स्टेटमेंट व्हिच इज हम्मुराबी's कोड ऑफ लॉ लिस्ट 682 लॉज। हम्मुराबी's कोड ऑफ लॉ लिस्ट करता है 682 लॉज। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अगेन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो and let me tell you the right answer. This statement is absolutely false. ये statement false है क्योंकि जो हम्मुराबी's कोड ऑफ लॉ है वो 682 लॉज नहीं लिस्ट करता है बल्कि 282 लॉज लिस्ट करता है। Now let's come to third statement. Statement number 3 is Ur was a city in China. ठीक है, और जो है ये एक सिटी थी चाइना में। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये स्टेटमेंट है इट इज फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने तो पूरी चैप्टर में कहीं चाइना के बारे में पढ़ा ही नहीं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, आपकी एक्सरसाइज पर ही मैंने बेस लिया है। तो एक चीज आपको मैं बता दूं, मेसोपोटामियन सिटीज कौन कौन सी थी ये आपको ध्यान में रखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो थी उर, अनदर वाज उरूक, थर्ड सिटी थी मेसोपोटामियन की एरिदू, फोर्थ सिटी वाज किश एंड द फिफ्थ सिटी वाज लगाश। ठीक है, 5 मेसोपोटामियन सिटीज डिस्कवर की गई हैं और जो 5 मेसोपोटामियन सिटीज डिस्कवर जो हुई हैं उनमें जितनी भी मेसोपोटामियन सिटीज डिस्कवर हुई हैं उनमें से 5 सिटीज के नाम आपकी बुक में दिए गए हैं जो आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उर, उरूक, एरिदू, किश एंड लगाश। ये 5 वो सिटीज हैं जो कि मेसोपोटामिया में पाई गई हैं, एंशिएंट मेसोपोटामिया में। Now, statement number 4 is women were treated equal to men in the Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization में औरतों को यानी women को आदमियों यानी men के समान एक जैसा equal treat किया जाता था। Is this statement true or false? Again, let me know in the comments below and let me tell you the right answer is false. ये statement false है क्योंकि Mesopotamian civilization के दौरान जो वुमेन थी दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू मेन, उनको आदमियों समान ट्रीट नहीं किया जाता था। यानी जो मेन हुआ करते थे उस समय में उनकी जो पोजीशन थी दैट वाज हाई इन द फैमिली एज कंपेयर टू द वुमेन। नाउ अनदर इज मोस्ट पीपल वर ट्रेडर्स। मोस्टली जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेडर्स थे। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अगेन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड लेट मी टेल यू द राइट आंसर इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स। जो ज्यादातर लोग थे वो तो फार्मर्स थे, ट्रेडर्स कम थे उस वक्त पे। नाउ अनदर स्टेटमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये आपकी जो बुक की है उसकी लाइन से मैंने लिया है और ये एक इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेटमेंट क्योंकि ये आप लोग यूजुअली जो पिक्चर्स बुक में दी जाती है उसके नीचे वाला इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट। द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डेसिफियर्ड बाय चार्ल्स मैसन, अ ब्रिटिश एडवेंचरर। जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है यानी जो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिफियर किसने किया था? डेसिफियर का मतलब जिस मेसोपोटामियन जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट किसने किया था? इनटू आवर लैंग्वेज। ठीक है, इनटू इंग्लिश और हिंदी जो भी उनकी खुद की लैंग्वेज थी। तो इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? पहले तो ये बताओ। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स क्योंकि यहाँ पे देखो दो चीज गड़बड़ है। मैंने ऊपर जितने भी आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स कराया उनमें एक चीज गलत हुआ करती थी, बट इसमें दो इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डेसिफियर एक ब्रिटिश एडवेंचरर ने नहीं बल्कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने किया था। मैं यहाँ पे करेक्शन करने के बजाय मैं अलग से नीचे ही लिख देती हूँ। उसको डेसिफियर किसने किया था? डेसिफियर किया था एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, वो थे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग ध्यान में रखना। आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनका नाम क्या था? ठीक है, चार्ल्स मैसन जो यहाँ पे नाम दिया गया ये भी गलत है। ब्रिटिश थे वो, ये इंफॉर्मेशन सही है। नेक्स्ट आपको ये दिया गया कि उनका नाम चार्ल्स मैसन था। जी नहीं, बिल्कुल भी उनका नाम चार्ल्स मैसन नहीं था। हिज नेम वाज हेनरी रॉलिंसन। ठीक है, जिस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बारी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यानी मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को डेसिफियर किया उनका नाम था हेनरी रॉलिंसन। इनका नाम आपको पता होना चाहिए विद द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है,
हेनरी रॉलिंसन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। आई होप आपने यहाँ पे नाम नोट कर लिया होगा, और ये आपकी कहाँ से लिया गया, बुक से ही लिया गया। बुक में एक जगह आपकी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट की जो पिक्चर है वहां पे दी गई है, उस स्क्रिप्ट में जो वो फोटो दी गई उसके नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जहां पे ये आपको ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है। नाउ लेट्स कम टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, गिव रीजंस की अब हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट, गिव रीजन ऑन योर स्क्रीन। The Mesopotamians used baked bricks to make buildings। दोनों के दोनों जो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, आपके क्या नाम है, ये आपके जो गिव रीजंस मैंने दोनों के दोनों यहाँ पे ले रखे हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूंगी वो इंपॉर्टेंट, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो दो बार हर एक आए हुए हैं एग्जाम्स में। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट। The question says the Mesopotamians used baked bricks to make buildings। जो Mesopotamians थे वो यूज क्या करते थे, किसको यूज किया करते थे, वो यूज करते थे baked bricks को बिल्डिंग्स बनाने के लिए। अब ऐसा वो क्यों करते थे, ठीक है, वो स्टोन का इस्तेमाल क्यों नहीं, स्टोन का यूज क्यों नहीं करते थे, वो बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल क्यों किया करते थे। नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, माय मिस्टेक, सॉरी। ये आंसर है, यहाँ पे हम आंसर की बात कर रहे हैं। द मेसोपोटामियंस यूज्ड बेक्ड ब्रिक्स। जो मेसोपोटामियंस हैं वो यूज करा करते थे बेक्ड ब्रिक्स को, किस लिए, टू मेक बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज किया करते थे। अब ये रीजन नहीं है, क्योंकि ये तो आपको आंसर में, क्वेश्चन में दिया गया है, बेक्ड ब्रिक्स बिल्डिंग्स को बनाने के लिए वो यूज क्यों करते थे। द मेसोपोटामियंस जो थे वो बेक्ड ब्रिक्स को यूज करते थे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, बिकॉज स्टोन वाज नॉट इजीली अवेलेबल इन मेसोपोटामिया। क्योंकि जो स्टोन था वो आसानी से मेसोपोटामिया में अवेलेबल नहीं था उस वक्त पे। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन नंबर 2, व्हिच इज, इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज द अर्ली सिविलाइजेशंस केम अप नियर द रिवर्स। जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि ये लाइन जो है इससे गिव रीजन या कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, हर साल एग्जाम्स में। द अर्ली सिविलाइजेशंस केम अप नियर द रिवर्स। ऐसा क्यों कि हर जो सिविलाइजेशंस थी, अर्ली 4 रिवर सिविलाइजेशन थी, और जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी वो रिवर्स के पास ही क्यों शुरू हुई, ऐसा इसलिए, ऐसा 3 कारणों, 3 मेन रीजंस की वजह से, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, आप चाहो तो यहाँ पे एक करेक्शन कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, माइनर सा करेक्शन है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग मेन रीजंस, 3 मेन रीजंस की वजह से जो क्या कहते हैं, आपके जो अर्ली सिविलाइजेशन है वो रिवर्स के पास से आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिवर्स प्रोवाइडेड, जो रिवर्स थी उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, उन्होंने प्रोवाइड किया सफिशिएंट वाटर। किस लिए सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड किया, टू सपोर्ट लार्ज सेटलमेंट्स। लार्ज सेटलमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो रिवर्स है उन्होंने सफिशिएंट वाटर, यानी जितना पानी चाहिए था उतना पानी वो प्रोवाइड करती थी। सेकेंड रीजन वॉज, जो क्या कहते हैं, जो आपकी रिवर्स होती है, जो नदियां होती हैं, उसके पास की जो लैंड है, लैंड नियर द रिवर्स वॉज वेरी फर्टाइल, ठीक है। जो जमीन, लैंड थी रिवर्स के पास की, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। इस वजह से जो लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते थे, ग्रो मोर क्रॉप्स। थर्ड रीजन वाज द रिवर सर्व्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो रिवर्स थी वो ट्रांसपोर्ट की तरह सर्व करती थी, ठीक है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती थी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस रखे हैं व्हिच आर अगेन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु बिल्ट द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन एंड व्हाई। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, यानी 2-3 मार्कर्स में आता है, मोस्टली 2 मार्कर्स में आएगा। नाउ लेट्स स्टडी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन किसने बनाया और क्यों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हु बिल्ट एंड व्हाई। तो क्योंकि क्वेश्चन आपसे 2 चीज पूछ रहा है इसलिए इसके मार्क्स भी 2 मार्कर होता है। ये एक वाई आपका 1 मार्क्स का होगा या फिर 2 मार्क्स तक जा सकता है, हु का 1 मार्क ही होता है। नाउ लेट्स कम टू द आंसर। The answer says the hanging gardens of Babylon were built by नहीं, आंसर मैंने कैसे लिखा है ये चीज ध्यान रखो, hanging gardens of Babylon, ठीक है, the hanging gardens of Babylon, one of the wonders of the ancient world। इस तरह से मैंने यहाँ पे आंसर लिखा, तो आपका आंसर थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये लाइन ऐड करना जो मैंने लिखी है, one of the wonders of the ancient world, ठीक है। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, जो कि एंशिएंट वर्ल्ड यानी पुरानी जो दुनिया थी, प्राचीन दुनिया जो थी प्राचीन काल में, उनमें से जो एक वन ऑफ द वंडर्स माना जाता है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, वो बनाया था किंग नेबूचादनेस्सर ने। वो बनाया था किंग नेबूचादनेस्सर ने, किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। किसने बनाया था और किसके लिए, किंग नेबूचादनेस्सर ने बनाया था फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए बनाया था। बनाया इन द सेंस उन्होंने बनवाया था किसी से, ठीक है, फॉर हिज वाइफ। क्यों, बिकॉज, ये यार इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको नहीं मिस करनी है, ठीक है। बिकॉज शी मिस्ड
द हिली लैंडस्केप ऑफ हर होम, क्योंकि वो क्या मिस करती थी, वो अपने खुद के घर का यानी जहां वो रहती थी शादी से पहले, वहां का वो हिली लैंडस्केप मिस किया करती थी। इस वजह से किंग नेबूचादनेस्सर ने अपनी वाइफ के लिए हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन बनाया। और हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन की आप चाहो तो पिक्चर भी देख सकते हो, दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी उस फोटो को शो किया है, और नहीं तो आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2, Write a short note on the progress made by the Mesopotamians in the field of science. Mesopotamians ने जो साइंस के फील्ड में प्रोग्रेस किया, ठीक है, जो प्रोग्रेस उन्होंने अचीवमेंट किया इन द फील्ड ऑफ साइंस, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अचीवमेंट या प्रोग्रेस की बात नहीं हो रही, इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के फील्ड में उन्होंने जो प्रोग्रेस किया उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को बोला गया है। Now let's come to the answer. अब हम आंसर की बात करें अगर, तो आंसर आप ऐसे लिख रहे होगे, the progress made by the Mesopotamians in the field of science was as follows. Mesopotamians ने जो साइंस की ने प्रोग्रेस की वो इस तरह से है, और फिर आप पॉइंट वाइज कर दोगे। यहाँ पे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, फॉर व्हाट रीजन पॉइंट्स बन के नहीं आए हैं, कोई नहीं, मैं यहाँ पे ABCD आपके लिए कर दे रही हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट्स आप लिख रहे होंगे यहाँ पे। First of all, the first point which we have is, it says the Mesopotamians excelled in mathematics and astronomy. First of all, जो आपका पॉइंट है वो ये बता रहा है हमें कि जो Mesopotamians थे उन्होंने एक्सेल किया किसमें, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। तो अब क्योंकि हम दो फील्ड साइंस में भी, जहाँ मेसोपोटेमियंस की बात हो रही है, ध्यान देना ये 2 पार्ट्स में बात हो रही है आपकी, एक आपकी बात हो रही है मैथ्स के बेसिस पे, ठीक है, एक बात हो रही है मैथ्स के यानी मैथमेटिक्स के बेसिस पे, और एक बात हो रही है एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे। तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे, ये चीज आपको प्रैक्टिस भी डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन का आंसर में आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने एक पॉइंट लिखा, इसमें आप बता रहे हो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने एक्सेल किया, और ये दोनों की दोनों जो है दे आर द ब्रांचेज ऑफ साइंस, वो साइंस के अंडर ही आती हैं, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट में ये चीज मेंशन कर दी, फिर सेकंड पॉइंट में आप बताओगे उन्होंने मैथ्स में क्या अचीवमेंट किया, क्या प्रोग्रेस करी, फिर आप थर्ड पॉइंट में बताओगे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में क्या अचीवमेंट किया, या फिर मतलब उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। एज वी काउंट बाय 10, जैसे हम 10 से काउंट करते हैं, दे काउंटेड बाय 60s, वो 60 से काउंट किया करते थे। दे डिवाइडेड एन आवर इनटू 60 मिनट्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक घंटे को यानी एक घंटे को 60 मिनट्स में डिवाइड करा, और एक मिनट को 60 सेकेंड्स में उन्होंने डिवाइड किया। जो एक साल था वो कंसिस्ट करता है 12 महीनों का, ठीक है, एक जो साल है कंसिस्ट करता है 12 महीनों का, और वहीं हर एक जो महीना होता है एक्सेप्शनल, अगर आप हटा दो आपका जो एक्सेप्शनल केस है दैट इज फरवरी, अगर आप उसको हटा दो तो हर एक जो महीना है उसमें 30 डेज हो जाता है। डेज एंड नाइट्स, ठीक है, दिन और रात जो है वो दोनों 12 घंटों में डिवाइड कर दी थी उन्होंने, मेसोपोटेमियंस ने, ठीक है। मेसोपोटेमियंस ने क्या किया, उन्होंने स्पेसिफिक नेम्स दिए, किसको दिए, डिफरेंट स्टार्स और प्लैनेट्स को। मेसोपोटेमियंस ने डिफरेंट स्टार्स और प्लैनेट्स को स्पेसिफिक नेम्स दिए। वो क्या कर सकते थे, वो एक्लिप्सिस को भी प्रिडिक्ट कर सकते थे। Now let's come to question number 3, which says, how do we know that the Mesopotamians believed in life after death? हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो मेसोपोटेमियंस हैं वो मरने के बाद की जिंदगी में विश्वास किया करते थे। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर होने वाला है, आपको बस समझ के इसका आंसर देना होगा। We know that the Mesopotamians believed in life after death because of the excavated evidence। जो ये वाला क्वेश्चन है आपके गिव रीजन में भी पूछा जा सकता है, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। बिकॉज ऑफ द एक्सकावेटेड एविडेंस, मैंने एकदम शॉर्ट में भी यहाँ पे लिख दिया एक सेंटेंस में कि हम ये जानते हैं कि मेसोपोटेमियंस मरने के बाद की जिंदगी में विश्वास करते थे, बिकॉज ऑफ द एक्सकावेटेड एविडेंस। जो एविडेंस आर्कोलॉजिस्ट ने खोदाई करने के बाद निकाला है, जो एविडेंस उनको मिला है, उसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं। अब जो एक्सकावेटेड एविडेंस है उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताना ही होगा आपको, कि जो एक्सकावेटेड एविडेंस है वो ये सजेस्ट करता है कि मेसोपोटेमियंस बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। एक्सकावेटेड एविडेंस ही सजेस्ट कर रहा है कि मेसोपोटेमियंस बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बहुत सारी ग्रेव्स एक्सकावेट करी गई उनमें ये पाया गया कि जो बहुत सारी ग्रेव्स थी वो क्या कंटेन करती थी, आर्टिकल्स। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, आर्टिकल्स के 3 मतलब हो सकते हैं एज पर अभी आपका जो लेवल है। एक आप जो आर्टिकल की बात करते हो ये आप सबको पता है, ए एंड द। सेकेंड आर्टिकल भी आई होप आप सबको पता होगा, विच स्टैंड्स फॉर, कि मतलब आपने कुछ लिखा फॉर राइटिंग, ठीक है, किसी आपने ऐसे लिखा तो उसको भी आप आर्टिकल बोलते हो। अनदर मीनिंग फॉर आर्टिकल जो आपको यहाँ पे दिया गया दैट इज थिंग्स, ठीक है। जो डेली यूज का जो सामान होता है, जो डेली यूज के आर्टिकल्स होते हैं वो ग्रेव्स में पाया गया, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि जो लोग थे, एक इंसान के मरने के बाद उन्होंने वो सब उस इंसान के साथ दफना दिया, यानी उसको ग्रेव्स में ही कर दिया,
उनके मरने के बाद, सो दैट उनके बाद के मरने के बाद की जो जिंदगी होगी उसमें उनको काम आएगी वो चीजें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू नो अबाउट हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ। आपको सिंपली इसमें ये बताना है कि आप हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ, जो ये शब्द, ये 3 शब्द हैं, 4 शब्द हैं एक्चुअली, हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत इजीली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। द अर्लीस्ट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लॉज वाज फाउंड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में अर्लीस्ट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लॉज पाया गया है। एक बेबीलोनियन किंग जिनका नाम हम्मुराबी था, उन्होंने इन सारे के सारे लॉज को कंपाइल किया था। ठीक है, अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ लॉज ऑफ मेसोपोटामिया इन्होंने कंपाइल किया था। अब इनका जो हम्मुराबी का जो इनका जो कोड है वो किस पर कार्व्ड है? इट इज कार्व्ड ऑन अ ह्यूज स्टोन स्लैब। वो एक ह्यूज बड़े से स्टोन स्लैब पे कार्व्ड है। अब स्लैब क्या होता है, कैसा दिखता है, आप दो तरह से पहचान सकते हैं। एक तो आपको जाके मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप जाके हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ वाला जो पेज है उसको उस पर जाएंगे तो यू विल इजीली गेट टू सी। मैंने वहां पे इमेज लगाई हुई ह्यूज स्टोन स्लैब्स पे हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ एक्चुअल में करा गया है, लिखा है, कार्व्ड है। और या फिर आप जाके गूगल भी कर सकते हैं। अब जो हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ है, इट लिस्ट करता है 282 यानी 280 लॉज, जो कि विच आर रिलेटेड टू गवर्निंग ट्रेड एंड कॉमर्स, फैमिली, सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। इट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट। ये जो लॉज हैं ये प्रिस्क्राइब करते हैं पनिशमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस एंड द स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, जो 280 लॉज हैं ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पनिशमेंट डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस की सिवियरिटी पे और ऑफेंस की सर्कमस्टांसेस पे, साथ ही साथ ऑफेंडर के स्टेटस पे। नाउ लेट्स कम टू द होमवर्क क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, एज ऑलरेडी टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप मेरे को देने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन एक बार आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म जिगुरत। जो टर्म जिगुरत है इसको आपको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट कॉज्ड एन इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में एक इंक्रीज कैसे हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज उर/एरेदू यानी उर और एरेदू में से कौन सी बिगेस्ट मेसोपोटामियन सिटी थी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसने थोड़ा भी आपको हेल्प किया, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको क्लास 6 7th रिलेटेड वीडियो चाहिए, और ऑल्सो अगर आपको क्लास 6 या फिर 7th बेस्ड, ठीक है, क्लास 6 या फिर 7th से रिलेटेड आपको कोई चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो आप चैप्टर की जो वीडियो है, किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर हो, आपको उसकी वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स विद द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के नाम के साथ आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। और अगर आपको जो मैंने आपके क्वेश्चंस कंपाइल करके यहाँ पे रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इनसाइड क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इस कंपाइलेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे के सारे क्वेश्चंस का जो ये कंपाइलेशन है एज इट इज, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, if that's you soon in my next video, till then keep learning and keep exploring.